जिस औरत को मैंने देखा था, कोई मानवी या कोई देवी या उस कपालिक की माया। नवकुमार ने कमरे के अंदर का थोड़ा सा चावल और सब्जी मिट्टी के बर्तन में बनाकर खा लिया और सो गया। समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। कापालिक बिना कुछ कहे पहले की तरह चलते रहे। कपाल कुंडला, खबरदार। सारा काम खत्म करने के बाद तलवार कहीं नहीं मिलती। तुम मेरे साथ चलो, यहाँ और मत रुको। ये कहकर कपाल कुंडला नवकुमार के हाथ और पैर को खोल देती है। नवकुमार उसके पीछे चलने लगता है। इस कमरे में तो मेरी तलवार नहीं है। मुझे यकीन है मैं वो तलवार समंदर तट पर ले गया था। उधर इधर कहीं भी नहीं है। फिर वो तलवार गई तो गई कहाँ? कापालिक फिर से जंगल से समुद्र की ओर चल पड़ा। वहां जाकर देखा पूजा की सारी सामग्री रखी है, लेकिन नवकुमार वहां नहीं है। वो चिल्ला पड़ा, बेवकूफ लड़के, तू कहाँ गया? तेरा शरीर मैं माँ की पूजा के लिए समर्पित करता तो तेरा शरीर धन्य हो जाता। कहाँ गया है तू? यहाँ पेड़ की जड़ें हैं, इसका मतलब कोई ऐसा है जो उसे छुड़ा कर लेकर गया। कपालिक क्रोध से कांप रहा था। उसकी दो आंखें लाल हो जाती हैं। उसको समझ में आता है कि तलवार खो जाना और नवकुमार को छुड़ा कर ले जाने के पीछे कपाल कुंडला ही है। कपाल कुंडला, ये काम कपाल कुंडला ने किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो दोनों किधर गए? अभी तक बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया, लेकिन कापालिक की आंखों में तेज चमक रहा था। उस आंखों से वो सब कुछ देख सकता है। जल्दी से वो एक ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। यहाँ से तो जंगल और समंदर की तरफ सब कुछ दिखता है, लेकिन नहीं, कहीं कोई नहीं है। कापालिक जिस रेत के टीले पर चढ़ा था, उसके एक तरफ पानी जमा होकर वो थोड़ा नरम हो गया था। कापालिक के शरीर के दबाव के कारण वो वजन सह नहीं पाया और टूट गया। कापालिक ने एक बार चिल्लाकर कहा, कपाल कुंडला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब से एक तरह से भागे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? अभी कोई सवाल मत करो, जल्दी से मेरे साथ आओ। जितनी जल्दी हो सके हमें जंगल पार करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचना ही है। सुरक्षित आश्रय? इस जंगल में सुरक्षित आश्रय कहाँ मिलेगा? हम समंदर से इतना दूर आ गए हैं तो इतना क्यों डर रही हो? तुम उस कापालिक को नहीं जानते हो। ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं कर सकता है। वो देखो, उधर वहाँ सामने एक मंदिर दिख रहा है ना? हाँ, वहाँ, हाँ, वहीं पर हम रात बिताएंगे। चलो आओ। नवकुमार ने सामने देखा। जंगल के कुछ पेड़ों को पार करके थोड़ी दूर जाने पर वहाँ सामने सच में एक मंदिर था। नवकुमार ने उस ओर उंगली दिखाकर कहा, देखो ना, अच्छे से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से इतनी रात, उधर कोई होगा क्या? होगा, और इसके अलावा
वहाँ पर जो रहता है मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। जो है वही हमें आश्रय देगा। नवकुमार को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कापालिक, वो समुद्र तट और ये अजीब रहस्यमयी औरत, सब कुछ अजीब लग रहा था। उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। ऐसे में कपाल कुंडला उसका हाथ पकड़कर मंदिर के सामने ले गई, वहां ले जाकर खड़ा कर दिया। अधिकारी बाबू, अधिकारी बाबू! एक बुजुर्ग आदमी बाहर आया। वो पहले कपाल कुंडला की ओर देखता है और उसके बाद नव कुमार की ओर। मैं उसे समुद्र तट से यहाँ पर बचा कर लेकर आई हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे यहाँ छुपाना होगा। कल सुबह होते ही उसे घर जाने का रास्ता बता देंगे हम। इतनी रात गए तुम उसे इधर लेकर आई हो। अगर उस कपालिक को पता चल गया तो तुमको पता है, एक बार भी उसे समझ आया कि वो युवा इधर आया है, उसके ऊपर तुम्हारे बारे में भी पता चल गया होगा अभी तक तो। मैं अपने बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ उस व्यक्ति के बारे में। उसे हमें हर हाल में बचाना ही होगा अधिकारी बाबू। मंदिर के अंदर हल्का सा चिराग जल रहा है। उस रोशनी से उन लोगों के सामने एक माँ काली की मूर्ति दिखाई दे रही है। अधिकारी एक बार माँ की तरफ देखता है, फिर कपाल कुंडला से आकर कहता है, मैंने तुम्हें माँ कहा है इसीलिए क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? बताओ, मानोगी मेरी बात? लेकिन आपको मुझसे क्या कहना है? इंतजार करो, मैं पहले उस युवा के आराम का इंतजाम करता हूँ। उसको अगर खाना है तो उसकी व्यवस्था भी करता हूँ। मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगा। अगर आप मेरा आराम करने का इंतज़ाम कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। असल में मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। उसमें क्या है? यहाँ आओ, इधर रसोई है, तुम वहाँ सो सकते हो। यहाँ तुम्हें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। ये जगह तुम्हारे लिए सही है। सुबह ही मैं तुम्हारे घर जाने की व्यवस्था कर दूंगा। कपाल कुंडला कहाँ है अधिकारी बाबू? कपाल कुंडला वो ठीक तो है ना? अधिकारी बाबू नवकुमार को अजीब नजरों से देखते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ती है। हाथ के इशारे से वो नवकुमार को शांत होने के लिए कहते हैं और दरवाजा बंद करके अगले कमरे में चले जाते हैं। क्या कह रहे थे आप अधिकारी बाबू? मुझे लगता है कि तुम्हें उस युवक के साथ यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगर युवक भाग गया और कपालिक तुम्हें मिल गया तो बड़ा खतरा हो जाएगा बेटा। कपालिक तुम्हें ढूंढते ढूंढते कल या परसों जरूर इधर आएगा। लेकिन मैं उसे छोड़कर कैसे भाग सकती हूँ? चाहे जो भी हो, उसने मेरा लालन पालन किया है। वो कापालिक चाहे जैसा भी हो, उसी ने मुझे बड़ा किया है। पालन पोषण लेकिन उसने तुम्हारा पालन पोषण किया क्यों? वो बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो माँ। अगर मौका मिला तो वो निश्चित रूप से तुमको अपने साधना के लिए उपयोग करेगा। और तुम्हें क्या लगता है, उस युवा को तुम यहाँ से भगाने के बाद वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा? कपाल कुंडला चुपचाप खड़ी रहती है। मैं समझ रहा हूँ कि तुम कुछ सोच रही हो, लेकिन अभी कुछ सोचने का वक्त नहीं है। तुम उस युवा से शादी कर लो।
बिना शादी किए तुम उसके साथ नहीं जा सकती हो। वो तुम्हें क्या पहचान देगा और कैसे लेके जाएगा? एक काम करो, तुम दोनों शादी करके यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे लिए मंदिनीपुर का रास्ता बता दूंगा। क्या विवाह? लेकिन ये विवाह क्या होता है? मैंने आप लोगों से विवाह होता है ये तो सुना है, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? शादी एक औरत के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। इसीलिए विवाहित स्त्री को पुरुष की पत्नी कहा जाता है। विवाह एक महिला का धर्म है। मैं तुम्हारी शादी तय कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं भेज सकता बेटा, समझो। रुको, पहले माँ की इजाजत ले लेता हूँ। इसके बाद अधिकारी ने आगे बढ़कर एक बेलपत्र लिया और आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ा। देवी के चरणों में उस पत्र को समर्पित किया। थोड़ी देर बाद वो खुश होकर आगे आकर बोला, मैंने कहा था ना, माँ जरूर इजाजत देगी। माँ ने तुमको शादी करने की इजाजत दे दी है बेटा, समझो। ठीक है, माँ ने जब अनुमति दे दी है तो मैं शादी कर लूंगी। तुम इधर ही इंतजार करो बेटा, मैं युवा के साथ बात करके आता हूँ। नवकुमार आंखें बंद करके लेटा था और बार बार घर के बारे में सोच रहा था। अगर सुबह यहाँ से निकलने का कोई सही रास्ता मिल जाए तो वो घर जाने का इंतजाम कर पाएगा। चाहे जैसे भी हो, उसे घर जाना ही है। सो गए हो क्या? नहीं अधिकारी बाबू, आप आइए। सुबह ही तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन मैं गोपाल कुंडला के बारे में सोच रहा हूँ। अगर वो यहाँ से उस कापालिक के पास वापस जाती है तो उसको बहुत खतरा होगा। मैं भी वही सोच रहा था। अगर हम कापालिक के पास वापस जाकर उसे बोले कि मेरी जान ले ले, लेकिन कपाल कुंडला को छोड़ दे, तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? कारी बाबू हंसते हुए नवकुमार के बिस्तर पर बैठ जाते हैं। तुमको क्या लगता है उस कापालिक का गुस्सा कम हो जाएगा? वो जरूर तुम्हारी जान लेगा, उसके बाद कपाल कुंडला की जान लेगा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? नवकुमार शर्मा। किधर रहते हो तुम, ब्राह्मण पुत्रा? मेरा घर सप्तग्राम में है, ब्राह्मण पुत्र हूँ। पहले शादी हुई है? हाँ, मतलब इससे पहले एक बार शादी हुई है। यहाँ पर नवकुमार ने एक झूठ बोला। असल में वो झूठ भी नहीं था, मगर सच भी नहीं था। कई साल पहले नवकुमार की शादी हुई थी राम गोविंद घोसाल की लड़की पद्मावती के साथ। शादी के समय पद्मावती बहुत ही छोटी थी, इसलिए वो अपने पिता के घर पर ही रहती थी। बस कभी कभी ससुराल आती, लेकिन नवकुमार के साथ उसकी ज्यादा मुलाकात नहीं हुई थी। राम गोविंद सम्राट अकबर के बहुत घनिष्ठ मित्र थे। इसी आधार पर उन्हें पठानों से कुछ परेशानी हुई थी। उसी के कारण उनके पूरे परिवार को उन लोगों ने कैद कर लिया था। आखिर में राम गोविंद के पूरे परिवार को धर्म त्याग कर मुस्लिम बनना पड़ा। ब्राह्मण बनने के बाद उन्हें पूरे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया और उन्हें बाहर भेज दिया गया। मुस्लिम धर्म अपनाने की वजह से उन्हें कोई भी स्वीकार नहीं करता।
इसलिए वो लोग पटना चले गए। लेकिन नवकुमार के पिता ब्राह्मण थे, इसलिए वो रिश्ता स्वीकार नहीं कर पाए। इसलिए नवकुमार के साथ पद्मावती की कभी मुलाकात नहीं हुई। अधिकारी ने मन में सोचा, एक बार शादी हो गई तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, ये कोई समस्या तो है नहीं। अभी कपाल कुंडला को इसके साथ भेजना ही जरूरी है। मैं सोच रहा था अगर कपाल कुंडला को तुम्हारे साथ भेज सकता तो अच्छा होता। यहाँ रहने से उसको खतरा हो सकता है। यहाँ से वो मेरे साथ कैसे जाएगी? इसमें उसकी इजाजत होगी? उसकी इजाजत से क्या ही होगा, लेकिन तुम उसको यहाँ से कैसे ले जाओगे? वो अकेली लड़की कहीं पे लेके जाके अगर तुमने उसकी उपेक्षा की या बाहर रख दिया तब वो मुसीबत में पड़ जाएगी। उसके ऊपर तुम्हारे घर वाले अगर उसके बारे में पूछते हैं कि कौन है वो। मैं भी जानना चाहता हूँ। उसकी कोई पहचान मैं नहीं जानता, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा है। हालांकि वो उसका पालिक के साथ साधना में थी, फिर भी उन्हें अब तक कभी कोई हानि नहीं हुई। तुम अगर उसे लेकर जा सकते तो अच्छा होता, लेकिन कोई बिना पहचान के औरत तुम्हारे साथ जाएगी तो तुम्हें भी शर्मिंदा होना पड़ सकता है। अधिकारी बाबू ने अपने मन में चाल तैयार करके रखा था। दरअसल वो नवकुमार को शादी के बारे में सीधे तौर पर बताना नहीं चाहते थे। तो अब क्या किया जा सकता है बताइए? उसने मेरी जिंदगी बचाई है, मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। एक रास्ता है, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। दरअसल वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है। वो मेरे साथ अकेली नहीं जा सकती, तो आप आइए ना मेरे साथ में। फिर माँ भवानी की पूजा कौन करेगा? यदि किसी तरह तुम उससे विवाह कर सकते हो तो शायद सारी समस्या हल हो जाए। तुम उसे पत्नी बनाकर अपने घर ले जाओगे और उसे पत्नी के रूप में तुम्हारे साथ में कोई आपत्ति नहीं होगी, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, और तुम्हारा परिवार भी उसे कुछ कहेगा नहीं। उसके चरित्र का विवरण मैं तुम्हें दे सकता हूँ, वो बुरी लड़की नहीं है। इस बात पे नवकुमार चकित होकर अधिकारी की तरफ देख रहा था, लेकिन अधिकारी बुद्धिमान है, जो जल्दी से बिस्तर से उठकर कहता है, आज रात तुम सोच के देख लो बेटा। कल सुबह या तो तुम और कपाल कुंडला एक साथ या मैं अकेला तुम्हें मेदिनीपुर के रास्ते में छोड़ दूंगा। कोई चिंता मत करो, सो जाओ। दरवाजा बंद करके अधिकारी ने हंसकर मन में कहा, क्या मैं ऐसे ही इतने दिन खटकाली कर रहा हूँ? नवकुमार बिस्तर पर लेट गया, लेकिन स्थिर आंखों से वो मन में कुछ सोचने लग गया।